तो विधानसभा के बजट सत्र पर सबकी निगाहें हैं कि किस तरीके से बजट सत्र होगा, कितना बजट उत्तराखंड में आने वाला है, किन किन मदों में, और उस बजट के बाद किस तरीके से उत्तराखंड में विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी आर मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा, उन्होंने ये बताया कि इस वक्त राष्ट्रीय औसत से 6.4% से ज़्यादा विकास दर देखी गई है प्रदेश में, जिस पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए। इसको लेकर भी बात करेंगे। साथ ही साथ विधानसभा का जो बजट सत्र है इस बार एक नए प्रारूप में देखने को भी मिलेगा। हमारे मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बंदूनी जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। प्रभा जी, आपका बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में। और कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ वर्चुअल जुड़े हुए हैं। भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत प्रभा जी आपसे कर लेते हैं। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट जो पेश की गई मोटे मोटे तौर पर, उसमें कहा गया कि हम आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और ऐसे में विपक्ष भी उस पर सवाल उठा रहा है। इस बार का बजट सत्र भी बेहद खास होने वाला है। विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार की होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस बजट सत्र में अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पे विपक्ष के सवाल हैं कि जो कागजों में है वो धरातल पर नहीं। प्रभा जी। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो इस बार का बजट सत्र शुरू होने वाला है कल से, निश्चित तौर पर वो बहुत ही संतुलित बजट सत्र होगा, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि जो हमारे संसदीय मंत्री हैं और हमारे जो विधायक हैं, उन सब ने मिलकर इससे पहले एक कार्यशाला आयोजित की थी, और एक सम्मेलन जो हुआ था उसमें सभी वर्गों के लोग सम्मिलित किए गए थे। बुद्धिजीवी वर्ग थे, पर्यटन से उसमें लोग जुड़े थे, और आपके शिक्षा के क्षेत्र से थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र से थे। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब बजट हम प्रदेश के लिए निश्चित करते हैं तो वो राज्य की जनता के लिए सुनिश्चित करते हैं, और उसमें सभी विषयों पर ध्यान दिया जाता है। सभी चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, युवाओं का हो, महिलाओं का हो, किसान के लिए उसमें प्रावधान करना हो। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा सुनियोजित तरीके से बनाया गया और बहुत ही संयम ये बजट आएगा और बहुत ही बैलेंस्ड होगा। इससे पहले हमने देखा था जब केंद्र में बजट आया था, तो उसमें भी हमने देखा था बहुत ही अच्छा, जिस प्रकार से देश की जनता का ध्यान रखा गया था, उसी प्रकार से राज्य का बजट भी आने वाला है, क्योंकि इससे पहले से ही इन चीजों को ध्यान में रखा गया है कि जो हमारे राज्य है उसमें क्या आवश्यकताएं हैं, उसके लिए सुझाव भी मांगे गए थे। तो ये सुझाव जो लोगों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा आए हैं, समाज के एक बड़े वर्ग से लिए गए थे, जिसमें सब विषयों के लोग बुद्धिजीवी थे। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि आने वाले समय एक बहुत ही अच्छा बजट आने वाला है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ये पेपरलेस बजट भी होगा, और एक डिजिटलाइजेशन की तरफ जिस प्रकार से एक क्रांति आ रही है, जिसे हम कहते हैं 21वीं सदी ये चल रही है और ये दशक उत्तराखंड का है, तो इसकी तरफ हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी वही बातें जो हम कहते हैं वो हम धरातल पर करते हैं। तो आज अगर रोजगार के क्षेत्र में हम कहें तो 20,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। इसी प्रकार अगर हम विकास की हम बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, और हम हवाई सुविधाएं देने की बात करें, और हम फ्लाईओवर्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मैं कह सकती हूँ पूरे उत्तराखंड में अगर आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और उसको पहले की तुलना में जो हमारा बजट 23-24 का था कंपेयर करेंगे, या हमने उस वक्त जो चीजें कही थी वो आज सब धरातल पर हैं। आज हमने यूसीसी जो कानून हमने कहा था हम राज्य में लेके आएंगे, यूसीसी हो, दंगा रोधी कानून हो, नकल विरोधी कानून हो, तो चाहे वो कानून बनाने की बात हो, चाहे वो राज्य को आगे ले जाने की बात हो, चाहे जन जो हमारे राज्य के वासी है उनके लिए अच्छा काम करने की बात हो, लोकल जो हमारे उत्पाद बनते हैं उनको एक ब्रांड वैल्यू देने की बात हो, तो वो सारे काम हमने किए हैं। अभी हमने यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी हमारे राज्य में हुई है। तो देखिए कितना बड़ा आयोजन हमने दिया है, इतना अच्छे ढंग से किया है कि हर जगह उसकी चर्चा हो रही है। जहाँ पहले हमें देवभूमि कहते थे, वीर भूमि कहते थे, आज उत्तराखंड का स्थान 7वें नंबर पर हम लोग आ गए हैं। तो अब ये तो देखिए, ये चीजें अगर धरातल पर तो हमें दिखाई दे रही है ना, तो जो विपक्ष ये कह रहा है कि धरातल पर नहीं दिखाई दे रही है, तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद है कि इनको कुछ सिर्फ, मैं कहूंगी एक विपक्ष ऐसा है जिसको विरोध करना है, विरोध की राजनीति करनी है, इनको तो मुझे नहीं लगता कि शायद कभी कुछ धरातल पर नजर आएगा। लेकिन ये तो राज्य की जनता अच्छे से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो कितना अच्छा काम कर रही है और धरातल पर कर रही है। ये हवाई बातें नहीं है रवि जी, मैं आपको बताना चाहूंगी। ठीक है शांति प्रसाद भट्ट जी, राज्य की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पे,
और ये देखा जाए तो दूसरी तरफ आप लोगों ने भी सवाल उठाया कि भाई रोजगार कहाँ है, और आज जिस तरीके से महंगाई है, तमाम और चीज़ें हैं, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारी सरकार ने तो बहुत सारे काम कर दिए, और जो बजट भी आ रहा है वो भी सुझाव के आधार पर बजट आ रहा है जो कि प्रदेश हित में होगा। देखिए, कल उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा है। पिछले बजट सत्र और इस बजट सत्र में जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ये रिवायत रही है कि बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। जी। हमें इंतजार रहेगा सदन के विधानसभा के पटल पर जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। हम देखेंगे इसमें जीएसडीपी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसमें सरकार ने कितनी उन्नति और प्रगति की है वो हम देखेंगे। क्योंकि मैं एक चार्वाक ऋषि हुए हैं, उनके एक युक्ति से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वम घृतम जीवेत। अर्थात ऋण लेकर घी पीने वाली ये सरकार है। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है उत्तराखंड पर। और आपको ध्यान होगा जब राज्य गठन हुआ था उस समय 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज मात्र था। 20-21 में 71,000 रुपए का कर्ज हुआ, 21-22 में 77,000 रुपए का कर्ज लिया, 23-24 में 78,450 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ, और 1,000 करोड़ रुपए कर्ज सरकार खुले बाजार से लेने जा रही है। यहां तक कि कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। मतलब कर्ज के ब्याज के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। और यही सरकार थी जिसने 2023-24 की जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट थी उसमें 46,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी बताई थी कि 46,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है। तो हम देखेंगे, हम उत्साह आप उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय जो सालाना देखेंगे वो 2 लाख रुपए से ऊपर चली गई है शांति प्रसाद जी। और जो आप ये कह रहे हैं कि कर्ज लेना पड़ रहा है, आज आपकी जो कांग्रेस की सरकार वहां पर बैठी है। प्रभा जी पहले बात पूरी आने दीजिए, फर्स्ट कमेंट है आज की चर्चा का। प्रभा जी, आपको हिमाचल सदन देखना पड़ रहा है। प्रभा जी पहले बात आने दीजिए, बात आने दीजिए। पहले सदन के पटल पर यह आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आए तब हम इस पर अपनी बात कहेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है वो सरकार का ही वित्त विभाग बनाता है, तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो भी सरकार की एक रिपोर्ट है। उसको देखेंगे कैसी रिपोर्ट है, उसमें क्या झोल है, क्या आंकड़ों का फेरिस्त सरकार ने की है, क्या जुमलेबाजी की है, ये पता लग जाएगा। अपना झोल रखे, लेकिन ये तो आंकड़ा है और आंकड़े में सारे विभाग इन्वॉल्व होते हैं। प्रभा जी, कांग्रेस ये कह रही है कि सदन के पटल पर विस्तार से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बताएंगे, ये कह रही है कांग्रेस। राजेंद्र बिष्ट जी, जिस तरीके से प्रदेश में आवाज नहीं आ रही है। ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है आता हूं आपके पास। राजेंद्र बिष्ट जी, जिस तरीके से प्रदेश में अब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, सबकी निगाहें इस वजह से होती है कि भाई बजट में क्या खास होगा, किस तरीके से उन्नति की जाएगी। लेकिन कई सवाल उठते हैं। कई बार क्या होता है, बजट होता है लेकिन हम जब देखते हैं कि आखिरी वक्त में उस बजट को बहुत तेजी के साथ खर्च किया जाता है, या फिर कई विभाग बजट को खर्च ही नहीं कर पाते। दूसरी तरफ सवाल ये भी उठा रही है विपक्ष की कर्ज के तले राज्य लगातार यहाँ पर जो है दबता चला जा रहा है। और तीसरी तरफ आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि हम उन्नति कर रहे हैं और विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि है। कैसे समझे इन बातों को? रवि जी, अगर आप पूरे बजट की बात करते हैं तो हमें जरूर 1 साल पहले जाना पड़ेगा। करीबन 89,000 करोड़ का बजट था लास्ट ईयर, और अभी उसमें बीच में एक उन्होंने सप्लीमेंट बजट दिया था करीबन 4,500-5,000 करोड़ का। तो कम हम ये कहते हैं करीबन 94,000 करोड़ का जो है टोटल बजट रहा 2024-25 में। अब आप ये समझ लीजिए कि उस 24,000 करोड़ का जो 94,000 करोड़ का जो बजट था उसमें कितनी जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आई है, अगर हम उसको देखें तो उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आप ये देखिए कि सबसे पहले जो हमारे जीएसडीपी है उसका कितना जो है ग्रोथ हुई है। अगर आप ये देखें कि 2023-24 में वृद्धि दर बहुत ज़्यादा थी, 24-25 में वो वृद्धि दर 6.61% पे आ गई। और अगर हम उसको मतलब नॉमिनल जीडीपी अगर हम उसको फाइनल करेंगे तो उसमें अगर हम जोड़ देंगे, अगर इन्फ्लेशन जोड़ देंगे तो वो करीबन आप ये समझ लीजिए कि 11-11.5% की नॉमिनल जीडीपी आती है। तो जहां तक ग्रोथ का सेक्टर है, अगर आप ये देखिए उत्तराखंड छोटे राज्य होने के बावजूद जो है ग्रोथ अच्छी रही है। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे नेशनल जीडीपी से तो नेशनल जीडीपी से करीबन 0.20% वो ऊपर है। 6.4% की हम जो है पूरे नेशनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो वो बेटर है। दूसरा जो आंकड़ा आया है कि बेरोजगारी का, अगर आप ये देखें कि जितने भी मतलब जो प्रोविडेंट फंड
उससे जो है जो आंकड़ा निकल के आता है पिछले 2 सालों में 23-24 में और 24-25 में करीबन 9 लाख लोगों ने, नए लोगों ने प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर्ड कराया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो रोजगार मिला है, वो कहीं संगठित क्षेत्र में रोजगार मिला है। लेकिन अगर हम फर्दर उसके आगे जाएंगे जो आर्थिक सर्वेक्षण में, तो 2-3 चीजें और निकल के आई हैं कि हमारा जो मतलब पूरी जीएसडीपी है उसमें कौन सा सेक्टर ने हमें ग्रोथ दी है और कौन सा डी ग्रोथ हुआ है। तो ग्रोथ सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर में करीबन हम 2.5 से 3% की जो है 2023-24 के उससे ग्रोथ करिए। लेकिन उसके साथ जहां हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं या हम जो है सेरिकल्चर की बात कर रहे हैं या इवन कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो कम हुई है। समझ गया? तो सर्विस सेक्टर में तो हम बैंक को ले सकते हैं, हम इंश्योरेंस को ले सकते हैं, या उसके अलावा आईटी को ले सकते हैं। तो ये जो सर्विस सेक्टर है वो बढ़ा है। इवन अगर आप देखेंगे मतलब इवन विमान वगैरह जो भी उड्डयन मंत्रालय है वो भी सर्विस सेक्टर में आता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें 3 से 4% का उछाल है, जो कि एक बहुत अच्छा जो है एक साइन है किसी भी स्टेट की ग्रोथ के लिए। और ये क्यों महत्वपूर्ण है स्पेशली इन उत्तराखंड राज्य के लिए? इसमें अगर आप देखो क्योंकि हमारा हिमालय राज्य है, यहाँ पे कृषि की जो है इतनी जो है संभावना उतनी नहीं है। तराई क्षेत्र में कुछ कृषि की जरूर है। जहां तक हम ये बात कर रहे हैं कि पर्यटन की बात करते हैं, तो पर्यटन भी कहीं ना कहीं जो है सर्विस सेक्टर से जुड़ जाता है। तो ये सारी चीजें हम जो देख रहे हैं, जो हमारा उत्तराखंड का जो ग्रोथ है और जिस तरह हमारी दिशा और दशा है, वो कहीं ना कहीं हम सही रास्ते में जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप तीसरा पॉइंट अगर आप देखें सर्वेक्षण में कि कहीं ना कहीं हम जो है जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो हम लोगों की बढ़ी है। तो वो 2 लाख कुछ थी, 2 लाख से करीबन 30-40 हजार रुपए पर कैपिटल लास्ट ईयर से बढ़ी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास जो है हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। जो काम करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और ज़्यादा पैसा आने, अब वो किस सेक्टर में ज़्यादा पैसा आ रहा है, मुझे ज़रूर लगता है कि वो कहीं ना कहीं आप देखो टूरिज्म की बात करें या सर्विस सेक्टर की बात करें, वहाँ पे उनकी बढ़ोतरी हो रही है, जिसका इम्पैक्ट पूरे जो है उत्तराखंड के आप पॉपुलेशन के ऊपर पर कैपिटा इनकम पे बढ़ रहे हैं। और अगर आप कंपेयर करेंगे नेशनल पर कैपिटा इनकम से, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रोथ देखने को मिली है इंस्टेड ऑफ नेशनल्स में। जबकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम कम हुई है। तो उत्तराखंड में ये सारे जो साइन है ये पॉजिटिव दिशा में ले जाते हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का फुल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कल आती है, उसके बाद बजट आता है, बजट में किस तरह का जो है आंकलन होता है, बजट में किस तरह की प्रोविजनिंग होती है। और जहां तक डेट की बात है कि गवर्नमेंट के ऊपर डेट बहुत सारा है। अब देखिए डेट के बाद ये है कि क्योंकि ग्रोथ करनी है, चलाना है, और कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि ये भी बात सोचते हैं कि भाई हमें रोजगार चाहिए। इतने सारे जो है आप ये देखिए कि जितना भी पैसा आता है, अगर हम इनकम की बात करते हैं, डेफिसिट बजट रहता है हर बार, और जितनी भी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट हैं उसमें अगर आप ये देखिए कि ज्यादातर जो है पैसा जो है वेतन पे खर्च हो जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ये भी चिल्लाते हैं कि रोजगार नहीं है, तो गवर्नमेंट कैसे उसको बैलेंस कर रही है, वो किस तरह से डेट लेके कर रही है। और अभी तो आप ये समझ लीजिए जो अभी जो हमारा बजट आया था पूरे इंडिया का, उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो जो है ओवर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, बिना पैसे के जो है ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है बड़ा ही टाइट रोप में चलने वाली बात है सरकार को। बट जहां तक जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। ठीक है। प्रेम पंचोली जी, सरकार ने कहा कि इस बार बहुत सारे सुझाव लिए गए हैं स्टेक होल्डर्स से भी, आम जनता से भी, उस हिसाब से ही बजट को इस बार लाया जाएगा और ये बजट ऐतिहासिक होगा, सबसे ज़्यादा होगा अभी तक के बजटों में। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि हम क्या जो हमारे रेवेन्यू के जो स्रोत हैं उन पर सरकार काम नहीं कर पा रही हैं कि हम कहाँ से जो है हमारा रेवेन्यू बढ़े, इस वजह से, ताकि विपक्ष लगातार कहता है कि आज कर्ज के तले में राज्य दब रहा है, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। मैं आंकड़े की मतलब मैं आंकड़ेबाजी जी पे मेरा ध्यान नहीं है उतना जी, और मेरा विषय भी नहीं रहा कि मैं, भले मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ जी जी, लेकिन बहुत बाद में हम लोगों ने अर्थशास्त्र को पढ़ा। जब हम सरकार का कोई भी बजट आता है, कभी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम अच्छा बजट नहीं ला रहे हैं। बोलते हैं कि इस बार ऐतिहासिक बजट आने वाला है। एक तो सवाल मुझे बड़ी चिंता होती है, उसके बाद जो लफड़ा होता है वो सबके सामने, हम सब लोगों के सामने आता है। दूसरी चिंता मुझे ये होती है कि जितने भी प्रवक्ता पार्टियों से जुड़े हुए हैं जी जी, ये अपने हाईकमांड को बताते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें सुनने के लिए मिल रही है, या आप किसी डिबेट में आकर के या कहीं पर भी आप बातचीत करके उस बात को वहीं ख़त्म छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे बीच में जो फासला, सरकार और आम जनता के बीच में जो फासला है, वो इसी कारण से है कि हम
अपनी सरकार को, अब ठीक है हमने अपनी बात रख दी वहां पर, जहां पर भी हम 10 लोगों के बीच में हैं या किसी टेलीविजन डिबेट में हैं या कहीं पर भी, जी, हमको अपनी सरकार का पक्ष रखना है। कोई भी सरकार हो, ये कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन अपनी हाईकमान को तो बताएं कि इस तरह की शिकायतें आ रही है। मुझे नहीं लगता कि ये सूचना वहां जाती होगी। तीसरा जब बजट की बात आती है तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आपको आवश्यकता क्या है और इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए रिसोर्स क्या है। तो जैसे बिश जी ने बताया कि हमारे उत्तराखंड बहुत पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर कृषि और तमाम चीजें हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ तराई वाले क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत है वो अच्छी बात है कि वहाँ जो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश एरिया हमारा बहुत पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ कृषि विकास के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि हमारे गांव में खेल के मैदान नहीं, ब्लॉक स्तर पे कोई खेल के मैदान नहीं है, तो वहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आगे नहीं आ सकते हैं। वो तो इसलिए आ सकते हैं कि जो एथलेटिक्स वगैरह में उनको हमेशा चलना पड़ता, तो उनको दौड़ने में कोई थकने लगती या दूसरे और खेलों में। तो कहने का मतलब ये है कि जो बजट है, बजट के लिए रिसोर्स कहाँ से आ रहा है। तो पहाड़ी क्षेत्र में जैसे इस हिमालय स्टेट में टूरिज्म एक बड़ा फलक दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर रिसोर्स आएंगे। तो टूरिज्म के लिए क्या ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाए हैं और यदि उठाए हैं तो उसका आउटपुट क्या दिख रहा है। मैं 2-3 उदाहरण से समझाता हूँ आपको। जी। मैं एक बार उत्तरकाशी के सांकरी गांव गया, सौड़ गांव में, और 90 परिवार रहते हैं वहाँ जी। 90 के 90 परिवार होम स्टे चलाते हैं। 88 परिवार, 88 फैमिली। 2 परिवार वहाँ वो हथकरघा का काम करते हैं, कपड़ा बुनने का काम, ऊन का कपड़ा। तो मैंने उन 2 परिवारों को बोला कि तुम्हारा होम स्टे क्यों नहीं, तुम्हारा घर भी तो अच्छा है। वो कह रहे हमें इन कपड़े बनाने से फुर्सत ही नहीं है। इसलिए नहीं कि जो 88 फैमिली में जो होम स्टे में जो टूरिस्ट आ रहा है वो वहीं से प्योर ऊन का कपड़ा, वुलन का, उनसे खरीद के ले जाता है। उनकी खुद की भेड़ बकरी है, खुद वो बनाते, खुद सब कुछ करते, पूरा उनका रोजगार उस टूरिज्म पे टिका हुआ है। जी। फिर हमने पूछा कि ये जो होम स्टे की सरकार की योजना है वो यहाँ मिल रही कि नहीं। तो सबने हाथ खड़े कर दिए कि हमने डीएम साहब को बोला था, बोला कि ये रजिस्ट्रेशन करो, वो रजिस्ट्रेशन करो, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ। करे हम जब तक डॉक्यूमेंट के लिए जाते हैं उत्तरकाशी वैसे दूर पड़ता है हम लोगों के लिए, तब तक हमारे मेहमान आ जाते हैं। तो हमको तो जिनके पीछे हमारी रोजी रोटी चल रही है, हम क्या करें। तो सरकार ने उनको मदद बिल्कुल नहीं दी। तब मदद दी जब हमने वो स्टोरी उठाई और मैंने वहां से डीएम को फोन किया, तो दूसरे 1 हफ्ते के अंदर वहां कैंप लग गया था। ऐसे एक उदाहरण टिहरी के चंबा के पास एक गांव है तो चंबा के पास, लेकिन वो कागजी रूप में थौलदार ब्लॉक में आता है। अच्छा। नैलबागी। जी। नैलबागी में 35 परिवार रहते थे किसी जमाने। आज भी 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई उस गांव जाने के लिए। वो चोपड़ियाली से जाना पड़ता है वहाँ। तो नैलबागी में लोग वहां से हट गए, वहाँ 7 परिवार, 7 और सब, कोई चंबा बस गई, कोई ऋषिकेश बस गया, कोई 35 से 7 पे आ गए। 7 पे आ गया। 7 के बाद भी 5 पे आ गए, 2 और खिसक गए। अच्छा। जब वो परिवार 5 पे है तो एक लड़का वहाँ, एक नौजवान, उसने वहाँ पे होम स्टे बनाया। आप इमेजिन कीजिए कि 4 किलोमीटर कौन टूरिस्ट जाएगा भाई पैदल, और वो भी खड़ी चढ़ाई। लेकिन उसने हिम्मत की और 5 परिवारों की महिलाओं को बोला कि तुम यहाँ भोजन की व्यवस्था करोगे। उन महिलाओं से एक तो पिरुल से राखी बनानी सिखाई, एक उनसे जो चीड़ के जो बाहर की खाल होती है ना, जब वो गिर जाती है, उससे चाबी केस बनाना सिखाया। और जब वहां मेहमान आते तो उनको खाना, उनसे बोला कि सब्जी उत्पादन भी करो। तो कुछ सब्जी तो बाजार में, चंबा बाजार पेट पे ले जाते हैं बेचने के लिए, कुछ सब्जी जो मेहमान वहां आते। तो 2 साल तक उसने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन आज तक भी सरकार ने उस नौजवान को कोई मदद नहीं की। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जब रेवेन्यू की बात करते हैं ना, हम जंगल काट देंगे उससे रेवेन्यू आ जाएगा, लेकिन उसका हश्र क्या होगा, लेकिन उस रेवेन्यू को सरकार बताती नहीं है। हम एक बताएंगे, 1997 में हमने एक रिपोर्ट निकाली थी, कब रुकेगा उत्तराखंड में वनों का विनाश। तब यूपी का जमाना था और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था उस दौरान। और सुंदरलाल भगोड़ा जी आज हमारे बीच में नहीं, उनके साथ रह करके रिपोर्ट पूरी मैंने लिखी, हाथ से लिखी हुई थी। और सुरेश भाई लोग इसको लीड कर रहे थे। ठीक है। तब 4000 करोड़ रुपए सिर्फ उत्तराखंड से रेवेन्यू पर ईयर उत्तर प्रदेश सरकार को जाता था वन निगम से। तो हमारे जो रिसोर्स है उससे हम क्या चला सकते हैं, हमें इसका भी खुलासा करना पड़ेगा। बिल्कुल। चौथी बात यह है कि जितना हमने लोगों को अस्थायी और स्थायी रोजगार दिया है, उनमें उत्तराखंडी कितने हैं, वो आंकड़ा भी सरकार को, जब उनमें उत्तराखंडी कितने हैं, उत्तराखंडी मतलब हरिद्वार के कितने हैं
उत्तरकाशी के कितने हैं, पिथौरागढ़ के कितने हैं, विकासनगर के कितने हैं। जी जी जी। तो वो आना चाहिए। उसका मैं एक उदाहरण दूंगा आपको कि जल जीवन मिशन में जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी रिसोर्स है, 50% इंजीनियर उत्तराखंड के नहीं है। जल जीवन मिशन में रिसोर्स पर्सन जितने हैं 100% उत्तराखंड का एक भी नहीं है। तो उसको क्या पता, वो तो सोचेगा कि हैंडपंप से नीचे से निकलेगा पानी, जब जमीन में नीचे छेद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड के तो चट्टानों से पानी निकलता है। जी जी जी। तो ये इसको कौन समझेगा? ठीक है, ये तो नहीं, जो ये समस्या है, हाँ, ये कंडीशन कौन बताएगा? जी। वो ये कंडीशन हमारे सामने आ रही है, हाँ, कि हमारे लोग जो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ, खुद सरवाइव कर रहे हैं, जी, उनको कोई नहीं देख रहा है। जी। माना तुमने एक नाई को जी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से या मुद्रा योजना से उसको लोन दे दिया है, जी, जी, वो तो ऑलरेडी नाई की दुकान चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दर्जी को दिया, ऑलरेडी चला रहा है, पहले से चला रहा है। जी, महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात है। सारी चीजें के आंकड़े अलग, ठीक है, और आपकी जो सर्वेक्षण रिपोर्ट अलग, बिल्कुल, और जो विकास की जो धुरी है ना, उसको समझने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर में आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड में शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र की। बजट सत्र से सबको उम्मीदें होती हैं, लेकिन अब इसे कितना समझ सकते हैं? जो बजट सत्र आज तक भी हुए उनमें भी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन धरातल पर वो बजट किस तरीके से फायदा पहुंचाता है प्रदेश हित में, ये समझना बेहद जरूरी है। एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास लौटते हैं। प्रभा बंदुनी जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने एक सवाल उठाया, कांग्रेस ने कहा कि बजट तो सरकार लाती है, बातें भी करती है, लेकिन फिर वो चीजें धरातल पर देखने को नहीं मिलती। प्रभा जी। देखिए रवि जी, मैंने ये बात पहले भी कही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करती है। और इससे पहले भी बजट सत्र में हमने जो भी बातें कही थी, चाहे वो रोजगार, जब हम लोग सत्ता में आए थे तो हमने कहा था कि इस प्रदेश में जितना भी हम कहेंगे कि आज जो हमारी जीएसडीपी बढ़ी है स्टेट की, तो उसके कारण क्या है? अभी हम यही चर्चा में सुन रही थी, पंचोली जी को भी, इससे पहले भी जो बैठे हुए थे वो यही कह रहे थे कि जो हमारा सबसे बड़ा पहले स्रोत था हमारा चारधाम यात्रा थी। लेकिन अगर वो चारधाम यात्रा के लिए हम सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाएंगे, उसकी कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे श्रद्धालु वहां पर आएंगे? वो मुख्य स्रोत हमारा हुआ करता था। अब उसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए आज हमने बहुत काम किया है, जिससे हर साल आप देखेंगे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। तो उससे हमारी आर्थिकी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है राज्य की। दूसरी जो चीज हमारी है वो है पर्यटन। आज पर्यटन के क्षेत्र में अगर आप देख लीजिएगा कि हमारी सरकार कितना काम कर रही है, चाहे वो एडवेंचर से रिलेटेड पर्यटन हो या फिर श्रद्धा के उसमें हम देखें कि केवल आज हमने चारधाम यात्रा के मॉड्यूल पर ही हमने काम नहीं किया है, हमने जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं उनको भी हमने जीर्णोद्धार किया है। उसके लिए भी धार्मिक सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और पर्यटन के क्षेत्र में देख लीजिए, अभी जो हमने 38वें राष्ट्रीय जो खेल हुए थे, आप ये देखिए तैराकी से लेकर और जो मलखंब और योगा को हमने इसमें करवाया है, इसमें उत्तराखंड का जो विशेष हमारे खेल थे। तो आज आप आने वाले समय में देखेंगे कि इन सब चीजों का कितना फर्क राज्य की आर्थिकी पर पड़ेगा। और जब हमारी इतनी ज्यादा हमने जो हमारे खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के, जब वो खेलने के लिए जाएंगे राज्य स्तर पर, तो वो सब भी कहीं ना कहीं राज्य की आर्थिकी में सहयोग करते हैं। जो हमारे बाहर से टूरिस्ट आता है उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, जहां से हमें बहुत ज्यादा हमारी आर्थिकी बढ़ सकती है, चाहे वो हमारी चारधाम यात्रा हो, जहां पहले श्रद्धालुओं की संख्या केवल कुछ हजारों में होती थी, आज आप देख लीजिए कि कितने लाख तक वो पहुंच गई है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज जहां से हमें ये सब चीजें मिलती हैं, आप खनन का क्षेत्र लगा लीजिए। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इनका क्या खनन में था? जितने खनन माफिया उसको काम कर रहे थे, सारा इन्होंने संरक्षण उन लोगों को दिया हुआ था। लेकिन अगर आज आप उत्तराखंड में आर्थिकी में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो राजस्व हमें मिल रहा है वो खनन से भी हमारा आ रहा है, क्योंकि भू माफियाओं पे हमने लगाम लगा रखी है। और इसी वजह से आज हम कह रहे हैं कि खनन से भी हमें बहुत ज्यादा राजस्व आ रहा है। तो ये जब राजस्व हमारी सरकार के पास होगा तो उसी से इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो राज्य में। तो आज जो भी हम कहेंगे, आज उत्तराखंड राज्य केवल 21वीं सदी में आगे ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि देश के अग्रणी राज्यों में ये शामिल हो गया है। तो कहने का मतलब है जो भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार यहाँ पर काम कर रही है, जो वादे किए हैं उनको पूरा भी कर रहे हैं। जो नई नीतियां, हमें ऐसा लगता है कि राज्य को आने वाले समय को देखते हुए रवि जी मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें केवल जब हम नीति बनाते हैं नहीं तो उसमें केवल हम प्रेजेंट को नहीं देखते, जो नीतियां बनाई जाती है वो भविष्य को लेकर भी बनाई जाती है, जो कानून बनाए जाते हैं वो आने वाले माहौल को देख के बनाए जाते हैं। और जनता हमारा साथ दे रही है और जनता ने हमें सहयोग दिया है। ठीक है, आपकी इसी बात पर जवाब ले रहा हूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी। रवि जी, गैरसैंण में जब पिछली बार सत्र हुआ था और अनुपूरक बजट 22 अगस्त 2024 को पेश किया गया था, उसमें सरकार ने ही कहा था
कि 78,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। और आपको ध्यान होगा 80% सरकारी नौकरियां कांग्रेस शासन काल में मिली है, चाहे वो उपनल हो, आउटसोर्सिंग हो या अतिथि शिक्षक हो। और ये वही सरकार है जो राजकोषीय घाटे में 980 करोड़ का राजकोषीय घाटा पिछली बार बता रही थी। वो जीएसटी है, खनन है, स्टाम्प है, रजिस्ट्रेशन है, इन सब में बता रही थी। इसलिए हमारी आशंका है, अभी तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, लेकिन हमारी जो आशंका है, राजस्व स्रोतों से आय से अधिक व्यय, राजस्व घाटे को कम करने के लिए सरकार करों में बढ़ोतरी कर सकती है, उधारी बढ़ सकती है, बेरोजगारों पर फिर आफत आ सकती है। और ये सरकार जो बजट लाएगी, हमको पूरी आशंका है ये गरीबों को और गरीब करेगी, अमीरों को और अमीर करेगी। महंगाई घटाने का इसमें कोई प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, प्रभा जी बात आने दीजिए। पहले से रहा है 1 लाख करोड़ का कर्ज, अभी 1 लाख करोड़ का कर्ज ये सरकार पहले ले चुकी है और लगातार कर्ज के बोझ तले उत्तराखंड का हर नागरिक जा रहा है। तो सरकार से हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ये तो जरूर कहेंगे कि अच्छा बजट है, अच्छा बजट है, ठीक है, हर बार कहती है अच्छा बजट है। हाँ, आपने रोजगार की बात की तो उन्होंने कहा कि 20,000 नौकरियां दी हमने, सरकारी नौकरियां पिछले 2.5 सालों में। अरे 80 रवि जी 80% नौकरियां मैं कह रहा हूं ना कांग्रेस के रिज्म में मिली है। हमारे पास जो प्रमुख मुद्दे हैं, 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, कांवड़ यात्रा होगी, जो रोपवे के हमारे पास वन अग्नि का सीजन आ रहा है, हमारे पास आपदा का दंश हम लोग झेलते हैं, जंगली जानवरों से हमारे नागरिक असुरक्षित रहते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमको बजट की आवश्यकता होती है और सरकार इनके बजट में कटौती करती जाती है। तो हम देखेंगे मधुवार क्या बजट आ रहा है, पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आ जाए, उसी से सरकार का आईना पता लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, हाँ ठीक है, प्रभा बंदूनी जी, हाँ ठीक है, प्रभा बंदूनी जी जवाब भी दीजिएगा। साथ ही अभी जिस तरीके से वन विभाग की बात हो रही है, प्रदेश में इस वक्त कई जिलों में वन आरक्षक, वन बीट अधिकारी भी धरने पर हैं, जबकि 15 तारीख से फायर सीजन शुरू हो गया है प्रदेश में। उन लोगों का कहना है कि 2016 की नियमावली को वापस लाया जाए और दूसरी उनकी मांग है अपने तक नहीं मिल पा रही है वर्दी को लेकर भी। ठीक है, देखिए रवि जी, हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं धामी सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी। अभी हमने कल ही देखा है कि वनाग्नि को रोकथाम के लिए अभी उन्होंने मॉक ड्रिल का ये सब जिलों में आयोजित की गई थी। तो ये मॉक ड्रिल किसने की गई? आज अगर हमारी राज्य सरकार, जो राज्य में आपदाएं आती है, उनको लेके पहले से ही वो तैयार हो रही है, तो इनको तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैंने विपक्ष के मुंह से एक शब्द नहीं सुना है इस बारे में। नहीं, स्वागत करना चाहिए, मॉक ड्रिल ठीक है, मॉक ड्रिल ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने फ्रंट पर रहना है वो तो धरने पर है। जिन लोगों ने फ्रंट पर रहना है वो धरने पर है। मॉक ड्रिल में ये देखा गया कि अगर कहीं पे वनाग्नि से जो क्षति होती है, क्यों होती है, उसके कारण क्या है, क्या वहाँ पे कर्मचारी कम है, क्या वहाँ पे उपकरणों की कमी है, और जहाँ पर ये पाया गया मैं पूछ रहा हूं बजट में व्यवस्था हो रही है नहीं हो रही है? अब मैं जो ये हमारे में बताऊं, वन कर्मचारी हड़ताल पर है, मैं आपको बताऊं समय समय पर, इससे पहले उनके चाहे ड्यूटी आवर्स हो, चाहे उनके सैलरी बढ़ाने का काम हो, वो सब भी भारतीय जनता पार्टी ने ही उनकी सैलरी बढ़ाई थी, ये भी मैं बताना चाहूंगी। और उनके जो ड्यूटी आवर्स फिक्स गए थे वो हमारी सरकार में ये वाले कार्य हुए हैं। तो अब जो आने वाला बजट है, निश्चित तौर पर उनसे बातचीत चल रही है और वो खुद उन्होंने कहा है कि नहीं, सरकार के जो वन विभाग हमारे अधिकारी है वो हमारे साथ निरंतर संपर्क में बने हुए हैं। और जो ये आने वाला बजट होगा, निश्चित तौर पर जब हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है आपदाओं को लेकर, तो ऑलरेडी उसके लिए योजनाएं बना रही है, ताकि इन घटनाओं को अगर हम पूर्णतया कम ना कर सके, कम से कम उनमें कमी आ जाएगी। तो ये तो बहुत ही अच्छे संकेत हैं सरकार की तरफ से कि हम हर चीज को कितनी गंभीरता से लेते हैं। तो ये कांग्रेस का आरोप लगा देना बहुत। अभी मैं आपको रवि जी एक और चीज बताऊंगी, आज जो ये सर्वदलीय बैठक हुई थी, उससे पहले जो कार्य समिति होती है उसमें प्रश्न लिए जाते हैं कि आने वाले सत्र में कितने प्रश्न होंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि कुल 521 सवाल हमारी विधानसभा अध्यक्ष ने बताया आए हैं। और वो 521 सवाल वो तो माननीय सदस्यों के प्रश्न है, जनहित के प्रश्न है, वो उनका अधिकार है। नहीं, 70 विधायकों में से 30 विधायकों ने सदस्यों का अधिकार है, उसमें प्रतिपक्ष के ज्यादा सवाल है। पार्टी के विधायकों ने। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। अच्छा, शांति प्रसाद भट्ट जी, ठीक है, पूछ रहा हूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी, एक मिनट, प्रभा जी पूछ रहा हूँ, जवाब तो ले लीजिए। प्रभा जी एक सेकंड। शांति प्रसाद भट्ट जी, प्रभा जी कह रही हैं कि जो 531 सवाल आए वो 30 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो अब तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए, जब इन्हीं के विधायक सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब सरकार कुछ कर नहीं रही है। नहीं तो विधायकों को सवाल पूछने की जरूरत नहीं होती। अगर सत्ता पक्षी सवाल पूछ रहा है, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ, सीएम उड़न खटोला योजना आप लोग पिछली बार लेकर आए थे,
उसका क्या विपक्ष का हक क्या हुआ? काम है? उसमें विपक्ष आपने क्या बजटीय ये तो प्रावधान आप किया भी था? सोच वो सकते हैं बजट ना कहाँ कि खर्च अगर हुआ? सत्ता पक्ष आपने सवाल अनुपूरक पूछेगा बजट में तो कहा कौन से था सवाल सीएम पूछेगा? प्रूडेंट वो खटोला विकास योजना के लिए जिसका सवाल, आपने बड़ा विकास प्रचार कैसे किया था, बढ़ाएंगे, उसका क्या नीतियों हुआ? के बारे में तो सवाल जो अगर करेगा सत्ता तो पक्ष के विपक्ष विधायक क्या सवाल पूछ करेगा? रहे हैं, विपक्ष के तो पास तो इसका सवाल मतलब ही नहीं ठीक है, है, कोई ठीक है। मुद्दा पक्ष ही भी नहीं सरकार है। को घेर तो रहा क्या है, आप ठीक है। ऑपोजिशन के तो सत्ता जनहित पक्ष के के सवाल हैं। सवाल करेंगे? अच्छा, ठीक है। आपके पास अच्छा, उसके सवाल ही नहीं लिए है। ठीक है, उसके लिए इंतजार कर लेते हैं। कल से शुरू है बजट सत्र, देखेंगे किस विधायक के कौन से सवाल हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है प्रभा जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, ठीक है प्रभा बंदोली जी, ठीक है। अब थोड़ा सा बजट को समझ लेते हैं, बजट को समझ लेते हैं। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजेंद्र बिष्ट जी, एक बात एजेंडा तो सेट करिए अपना, लेकिन हमने सारे काम धरातल पर किए हैं। विपक्ष के हमारा पास कुछ भी एजेंडा कहने सेट के लिए है। कुछ हम नहीं है। पूछ रहे हैं आपका जीएसडीपी एजेंडा है में हंगामा आप क्या, करना, आपकी सत्र ग्रोथ का क्या है? किसी भी तरह हम शोर पूछ रहे शराबा हैं, करना बताइए और आप क्या किसी ग्रोथ भी है? तरह इसको स्तंभित करवाना। ठीक है, अच्छा, ठीक है। विपक्ष का कोई एजेंडा ठीक नहीं हो है, सकता ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, राजेंद्र बिष्ट जी के पास जा रहा हूँ। राजेंद्र बिष्ट जी, पिछला ही बात, एक सवाल अक्सर आता है कि जब बजट आता है अलग अलग मदों में, और बजट आता भी इसी तरीके से कि हम ये यहाँ खर्च करेंगे और इतनी हमें आवश्यकता है, उस हिसाब से बजट आता है। लेकिन हम आखिर में देखते हैं कि बजट पूरे साल भर खर्च नहीं होता, आखिरी के दिनों में से फटाफट खर्च किया जाता है। तो ये कितना बहुत ज़रूरी हो जाता है इसके लिए लगाम लगाना उन विभागों पर भी, और कई जगह तो फिर लैप्स हो जाता है वो जब खर्च ही नहीं हुआ। तो लैप्स हो गया तो इसका मतलब आपने जो कार्य योजना बनाई थी आपने उस पर काम ही नहीं किया। रवि जी, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। हर एक आप समझ लो पूरी बहुत सारी स्टेट हैं, आप इसकी बात नहीं करेंगे। इवन अगर आप देखेंगे कि मतलब जो बाकी जो डेवलप मतलब जो और स्टेट्स हैं वहाँ पे भी ये देखा गया है कि बजट सत्र में पूरा बजट जो है एक बिल्कुल दिया जाता है और उसमें जो है अलग अलग एलोकेशंस की जाती हैं कि इस डिपार्टमेंट को इतना जाएगा प्रायोरिटी के हिसाब से कि कहाँ पे हमें ग्रोथ चाहिए, कहाँ जरूरत है, उस हिसाब से एलोकेशन होती है फंड्स की। और फंड कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, उसका भी पूरा जो है खाका होता है। लेकिन अगर आप देखें कि इसी आप ही के चैनल पे हम लोग कुछ दिन पहले एक चर्चा कर रहे थे कि सिर्फ बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिन्होंने सिर्फ 40% जो है खर्च किया है अब दिसंबर तक, और हमारे पास अब 3 महीने बचे हैं। तो कैसे हम 60% जो है बजट खर्च करेंगे? और ये होता है कि जब मार्च का अंतिम सप्ताह होता है तो तब प्रेशर होता है ट्रेजरी के ऊपर कि वो वेग से जो है चेक्स काटे जाते हैं और उनसे कहे कि आप पैसा निकालिए, आप इसको खर्च करते रहिए। तो ये होता है। और बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं जिसमें जो है क्या कहते हैं वो बजट लैप्सेस हो जाते हैं, तो ग्रोथ कहाँ होगी? मैं ये कह रहा हूँ ये बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ये बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। ये एक माइंडसेट की है, ये एक प्रोसेस की है। ये प्रोसेस इतना खराब हो गया है हमारे उत्तराखंड में कि जब चलता आ रहा है कि यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो योजना जो डिपार्टमेंट है जो बनाती है प्लानिंग डिपार्टमेंट, और जो आगे उनको जो मत दिया जाता है वो फाइलें जो होती हैं, जो ब्यूरोक्रेसी की जो फाइलें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाती हैं और वहां से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, वो फंड जारी नहीं होते। फंड अगर जारी होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, दोबारा फिर फाइल भेजी जाती है और दोबारा फाइल भेजने के बाद फिर जो है लौट के आती है, तब तक तो जो है आपके जो 2 महीने निकल गए। तो ये जो सारा सिस्टम है ये बड़ा ही जो है मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो मामला है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने जो है जिनको दे रखी है उनसे भी पूछा जाए कि भाई ये बजट आप क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं। और उसको जो है ना क्या कहते हैं उसको मेरे हिसाब से अगर 12 महीने का है 12 महीने को 6 महीने में करें, 6 महीने को 3 महीने करें, और इस तरह से क्या करें छोटे छोटे टारगेट बनाएं, उनको कंप्लीट करें अगर बजट को, तो मेरे हिसाब से हमारी जीएसडीपी और भी बढ़ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप ये बात कह रहा हूं, कहीं ना कहीं हमारी ब्यूरोक्रेसी, कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी, कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आज भी मैं आपको बता रहा हूं, आज भी हम ये कह रहे हैं कि साहब बेरोजगारी है, रोजगार जी, देखिए सरकार जो है हर को जो है सरकारी नौकरी नहीं दे सकती जी हैं, और ऑलरेडी इतना जो है फिजिकल डेफिसिट है, इतना जो है बोरिंग्स हैं, इतना डेट रिडन जो है स्टेट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं दूसरे प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा। तो सरकार उसमें जो है काम कर रही है, लेकिन उस काम करने में, योजना बनाने में और इम्प्लीमेंटेशन करने में अगर नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए ये सरकार के उन नुमाइंदों की या उन लोगों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्यों नहीं हो रहा है। और एक बात मैं आपको और जोड़ना चाहता हूं कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आया है ना 1 फरवरी का, आप उसमें देखिए उस बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हमारा राज्य जो है बेनिफिट में आ सकता है। होम स्टे के लिए उन्होंने जो है बात करी है, न्यू डेस्टिनेशन की बात करी है, इसके लिए अगर आप देखो रेलवे में भी जो है उन्होंने जो है ठीक ठाक जो है एलोकेशंस करी हैं, आप रोड एंड मतलब उसमें भी करी है, गति शक्ति जो है उसमें भी बात करी है, जल जीवन मिशन में उन्होंने एडिशनल करा है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सेंट्रल ने बहुत सारा जो है फंड जो है जो भी उनकी स्कीम्स आती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आती हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझो सिस्टम
में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्रैक है, इससे में इस तरह के प्रॉब्लम है कि वो सारी चीज़ें आके जो है आगे जो है जो पब्लिक है या जिन जिन लोगों को मतलब जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो पाता, और इस वजह से जो है हर बार आप जो बात कह रहे थे कि बजट जो है खर्च नहीं हो पाता, ये सिर्फ सिस्टम की कमजोरी है। और सिस्टम की कमजोरी देखिए, आप जो है आप एज ए राजनीतिक मतलब उससे नहीं देख सकते, आपको एज अ सीईओ ऑफ द स्टेट देखना पड़ेगा। आपको जो है सारे लोगों को जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, कॉर्पोरेट की तरह उसको चलाना पड़ेगा, तभी हम उसको अचीव कर सकते। प्रेम पंचोली जी, बीच बीच में हम देखते हैं समीक्षाएं होती हैं कि किस विभाग ने कितना खर्च किया, और फिर उन समीक्षाओं के बाद हम देखते हैं फिर भी रिजल्ट जो है उस हिसाब से नहीं मिलता। तो ये तो बड़ी बात है ना कि बजट आया, अब इस बार बताया गया कि इस मद में हम इतना खर्च करेंगे, ये हमारे आय के स्रोत होंगे, और फिर आखिर में बड़ी बात सामने निकल कर आती है कि खर्च ही नहीं हुआ। तो वो जो समीक्षाएं जो होती हैं बीच में, उसका क्या है फिर? वो तो समीक्षाएं अखबार में छापने के लिए खबर चाहिए ना। सिंपल बात है कि अगर रवि बिष्ट वहाँ पर है और प्रेम पंचोली वहाँ पर है तो हमें खबर चाहिए। तो एक प्रेस नोट अंदर से आ जाएगा, हमने फलाने विभाग की समीक्षा कर दी और फलाने अधिकारी ने काम नहीं किया, उसको सस्पेंड कर दिया। मैं ये बार बार पूछना चाहता हूँ, कई बार मैंने अपने खबरों में लिखा है कि जितने लोग सस्पेंड हुए, कितने लोग इतनों में से कितने बहाल हुए। आप किसी को सस्पेंड करें, टर्मानेंट करें, उससे आपकी कार्य संस्कृति में बदलाव नहीं आने वाला। बदलाव तब आएगा जब आप प्रत्येक 30 तारीख को पूछेंगे कि कितना बजट खर्च हुआ और कितना नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इसको दूसरी योजना में लगा दो। जी जी जी। जो विभाग का अध्यक्ष है, यानी कि विभाग का अध्यक्ष मतलब वो मंत्री ना भाई, जो ब्यूरोक्रेट्स है वो तो बैठा हुआ है ना। जी जी जी। तो काम करवाने वाला कौन है? मिनिस्टर। तो जब मिनिस्टर को नींद आ रखी है तो ब्यूरोक्रेट्स बोले उसको लाख रुपए तनख्वाह मिल रहे हो, तो मिल ही जाएगी 1 तारीख को, अपने आप खाते में आ जाती है। अब तो ऑनलाइन हो गया, अब तो फटक से आ जाती है। पहले तो ड्राफ्ट लगता था, चेक लगता था, है ना। तो हम उनकी तनख्वाह पे हमारी नजर नहीं है, उनको 1 लाख से 2 लाख मिले, 10 लाख मिले, लेकिन क्या वो ब्यूरोक्रेट्स उसके एवज में करके दे रहा है? और ये करवाएगा कौन? ये उस ब्यूरोक्रेट से काम वही कराएगा जो विभाग का मुखिया होगा। जी। विभाग का मुखिया मंत्री है। मंत्री जी ने कभी भी ये नहीं समीक्षा बैठक में जो चाय पकौड़ी गरमा गरम मिलती है उससे बड़ी समीक्षा नहीं होती। हम तो कई बार हम तो कई बार बैठे, हमारे सामने हुआ वो सब चीजें जी। और लास्ट में सब निकल जाते हैं, अधिकारी ने अपनी फाइल उठाई, वो निकल जाता है, अरे वो अधिकारी कहाँ गया? सर वो तो चला गया ऑफिस में, कुछ दस्तखत करनी है। मंत्री के सामने बोल रहे हैं। किसी मंत्री की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हुई कि ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ बुलाइए। मेरे पास इतने प्रस्ताव आ रहे, शिकायत आ रही, इनमें पैसा कहाँ से आएगा? इसमें खर्च कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि एनडी तिवारी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक महाप्रबंधक दूर संचार विभाग के, उनको बोला कि जो ऊपर चोटी लग रही वहां पर जो है टावर लगना चाहिए। हाँ। तो वो महाप्रबंधक साहब कह रहे हैं कि साहब उस चोटी पे OFC कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, वो जाएगी। तो एनडी तिवारी साहब ने बोला कि पैसा कितना लगेगा? पैसा मैं दे रहा हूँ ना, लाइए कागज में दस्तखत कर रहा हूँ। OFC भी वहीं बिछेगी ऊपर, लेकिन टावर वहीं लगेगा। इतनी हिम्मत वाला व्यक्ति चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स तो बोलते ये कानून है, ये संविधान है, तो कानून और संविधान पे तो कोई नहीं चल रहा। हमारे विधानसभा अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की पार्टियों की मीटिंगों में जा रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बाकायदा इस्तीफा दिलाया जाता है जब विधानसभा अध्यक्ष बन जाते हैं। मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए आज ये, हमें इस बात का गुस्सा आता है कभी कभी कि हमने अपनी स्कूल छोड़ी भाई, जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, हमें मार पड़े, हम छोटे थे तब, 94 की बात है, और स्कूलों से भगाया गया। कई दिन तक स्कूलों में ताले लगे रहे और हम गांव गलियों में घूमते रहे, कभी ढोलक बजाते रहे उन आंदोलनकारियों के साथ। हमें गुस्सा इस बात का है कि जब हमने इस राज्य के लिए इतनी आहुति दी है, हमारे पूरी पढ़ाई लिखाई चौपट हो गए, हम किसी IAS PCS की कंपटीशन में नहीं बैठ पाए, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ बन रही थी पढ़ने की। ये गुस्सा मेरा नहीं, हजारों नौजवानों को गुस्सा है। तो वो मिनिस्टर, अरे कुछ नहीं, उस नरेंद्र तिवारी से सीखो भाई, उसने बोला ऐसा, ऑन रिकॉर्ड है। और ऐसा मिनिस्टर मैंने कभी नहीं देखा अपनी राज्य बनने के बाद कि जो ये बोले कि क्या पैसे कम है तो मैं दे रहा हूं। तो कौन माई का लाल ब्यूरोक्रेट्स है जो उनकी फाइल वापस कर देगा? जी जी। तो ये कार्य संस्कृति में बदलाव लाना पड़ेगा। उसके बाद बजट सब खर्च भी हो जाएगा, बच भी जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ। इस राज्य का मामला है, इस देश का मामला है, बजट बच भी जाता है, लैप्स कर दिया जाए, ऐसी उसमें कोई झगड़ा फसाद का मामला नहीं है। जी। लेकिन झगड़ा फसाद इस बात पे है कि किसी मिनिस्टर की इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जुग्गत नहीं है
कि वो ये बताए कि ये प्रत्येक महीने बोले कि मेरी 30 तारीख को समीक्षा होनी है और सारा विभाग के सारे अधिकारी बैठिए, कितना काम हुआ। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। कार्य जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं ना वैसा, जी जी जी, हमको बदलाव करना पड़ेगा। कहाँ बात कर रहे हैं आप? अब तो अक्सर सबको पढ़ना आ रहा है। नहीं सब डिजिटल भी है। आप तो एक एक चीज बता भी सकते हैं कि हमने ये काम में इतना खर्च किया, इतना हुआ है ना, ये करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे मिनिस्टर को किसी को अंग्रेजी नहीं आती है तो वो बोले मैं हिंदी में दस्तखत करूंगा, जो तुमने अंग्रेजी में लिखा हो नीचे हिंदी में लिखो, इसका मैं दस्तखत करूंगा। कौन ब्यूरोक्रेट है, इसीलिए उसको नौकरी दी गई है, उस अफसर को इसीलिए नौकरी दी गई कि हिंदी को अंग्रेजी में कर, अंग्रेजी को हिंदी में कर, तो समाज को समझा। ठीक बात है। नहीं ठीक है, संस्कृति कार्य संस्कृति में बदलाव एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ। दिक्कत है इस प्रदेश में, क्या पूरे देश में ये दिक्कत है? ये हमारे राज्य का मामला नहीं, पूरे देश में दिक्कत है। मार्च फाइनल में लैप्स, आग लग जाती है, आग विभागों पे क्या करना हुआ तबाही मच जाती है। जैसे हमारे उत्तराखंड में हवाई तबाही मच रही के लिए थी ना, तो ये हवाई तबाही ये कांग्रेस भाजपा वाले मचा देते हैं जब सत्ता में आते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रभा बंदोनी जी, अब बजट तो आ ही रहा है, अब फाइनल कमेंट आपका, किस तरीके का बजट और कितनी उम्मीदें करनी चाहिए, और ताकि जो चीजें जिन पर हमेशा सवाल उठते हैं वो चीजें आगे से ना हो, प्रदेश हित में सब चीजें काम हो सके धरातल पर। सरकार का बजट आएगा, हमें पूर्ण आशा या विश्वास होना चाहिए कि संतुलित बजट आएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी की गई है और काम भी किया गया है, सभी वर्गों से राय भी ली गई है। तो जिस प्रकार से हमने कार्य करते हुए देखा है विभागीय मंत्रियों को, तो उससे हमें ये अपेक्षा नहीं बल्कि विश्वास भी पूरा रखना चाहिए कि आने वाला जो बजट होगा वो राज्य के हित में होगा, और जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जिस भी क्षेत्र में हमें लगेगा कि यहाँ कमी होगी तो उस क्षेत्र की कमियों को दूर किया जाएगा और उसको उतना ही बजट आवंटित भी किया जाएगा। क्योंकि हम जो भी योजना लेकर आते हैं, बजट आवंटित करते हैं, वो राज्य के विकास के लिए करते हैं और राज्य के लोगों के लिए ही करते हैं। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कहूंगी कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये राज्य के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही मैं कहूंगी कि एक इकोनॉमिकली बैलेंस बजट आएगा। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी। देखिए, किसी भी देश की जीडीपी हो या किसी भी राज्य की जीएसडीपी हो या मुद्रास्फीति हो, वो उस राज्य की जो उत्पादन क्षमता है और मांग है उस पर आधारित होती है। और ये उत्पादन क्षमता या तो कृषि से आती है या औद्योगिक इकाइयों से आती है। उत्तराखंड में 620 औद्योगिक इकाइयों को देश ने, भारत सरकार ने अपात्र घोषित किया हुआ है। तो मेरा तो निवेदन रहेगा कि भारत सरकार से निवेदन किया जाए, इन 620 इकाइयों को अपात्र घोषित ना करके इनके पात्र घोषित किया जाए। और कल जो बजट आर्थिक सर्वेक्षण आ रहा है और फिर जो बजट आएगा, तो मेरी उम्मीद रहेगी कि गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए और महिलाओं के पोषण के लिए ये बजट हो और मध्यम वर्गियों के पोषण के लिए बजट हो। हम उम्मीद करते हैं, हम प्रतीक्षा करेंगे एक अच्छा बजट हो, जनहितकारी बजट हो, इसकी हम प्रतीक्षा करें। बिल्कुल, वक्त इतना ही है। राजेंद्र बिष्ट जी, प्रेम पंचोली जी, प्रभा बंदूनी जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आज क्वेश्चन आवर में हमने बात की बजट को लेकर। 20 तारीख को बजट आएगा, उस दिन भी हम बात करेंगे किस तरीके से इस बजट में प्रावधान रखे गए और इससे कितना फायदा होगा, और सरकार ने जिस तरीके से तमाम स्टेक होल्डर्स और लोगों के साथ बातचीत करके सुझावों के आधार पर ये बजट लाने की बात कर रही है, वाकई में वो बजट कितना सुझावों पर आधारित होगा जनता के हित में। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।